एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस जो है हमारे एसोसिएटेड है लीवर से, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है। अभी तक जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमारे जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड था। तो जीआईटी ट्रैक की ऑल डिजीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आज से हमारा ये फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, जो कि रिलेटेड रहेगा लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास से। बट आज जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो है लीवर के हेपेटाइटिस से। हेपेटाइटिस एक डिजीज है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ये डिजीज रिलेटेड है हमारे लीवर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेपेटाइटिस होता क्या है? इसका नाम ही है हेपाटाइटिस। हेपा दैट मीन्स हमारी हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स और हिपैटोसाइट सेल होती है हमारे लीवर में। हिपैटोसाइट सेल होती है लीवर में। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। सो ओवरऑल हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन लीवर। अब वो इन्फ्लामेशन किस वजह से हो रहा है वो डिपेंड करता है उसकी ईटियोलॉजी पे, कि किस रीजन की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है। तो उसके बिहाफ पे भी हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, इट रिवर्स टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर। एक स्वेलिंग हो जाती है हमारे लीवर्स की सेल में, स्पेशली हमारे हेपेटोसाइट सेल, जो कि लीवर की स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट होती हैं। उसके बाद इट इज कॉमनली द रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ 90% हेपेटाइटिस होता है वो हमारे वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। बट उसके अलावा अदर पॉसिबल कॉज भी होते हैं, जस्ट लाइक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस दैट अकर एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, ड्रग, टॉक्सिन एंड एल्कोहल। बहुत से अदर रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारी सेल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है और अल्टीमेटली वो इन्फ्लामेशन हमारा कहलाता है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस के आगे की जो कंडीशन होती है वो होती है लीवर सिरोसिस और नेक्स्ट हमारी होती है लीवर कैंसर। सो इट इज द इनिशियल फेज ऑफ लंग लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस। सो अकॉर्डिंग टू इट्स स्प्रेडिंग, जो हेपेटाइटिस होता है वो कई टाइप का होता है। बेसिकली जो हेपेटाइटिस होता है ऑन द बिहाफ ऑफ वायरल, अगर हम वायरल या फिर वायरस कॉजिंग हेपेटाइटिस की बात करें, ऐसा हेपेटाइटिस डिजीज जो हमारे वायरस के थ्रू हो रही है उसको हम वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। वो हेपेटाइटिस टोटल हमारे 5 टाइप की होती हैं, 5 डिफरेंट टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन होती है हेपेटाइटिस ए। हेप ए दैट मीन्स हेपेटाइटिस ए। ये हेपेटाइटिस ए कंटामिनेटेड होती है फूड और वाटर की। दैट मीन्स ये हमारे वाटर और फूड के कंटामिनेशन की वजह से होती है, इनप्रॉपर या फिर गंदा खाना खाने से या फिर सड़ा हुआ खाने से ये गंदगी होती है। मेनली इसको हम फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं, कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी हेपेटाइटिस से सफर कर रहा हो, हेपेटाइटिस ए से, और उसका जूठा खाना या फिर उसने जो स्टूल पास किया है उस स्टूल की गंदगी जो है अगर कहीं और पहुंच गई, उसमें जो वायरस डेवलप हो रहे होंगे वो वायरस हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए होंगे, तो वो चीजें हमारी हेपेटाइटिस ए की होगी जो कंटामिनेटेड होते हैं फूड और वाटर से। इसका जो वायरस प्रेजेंट होता है दैट इज अ हेपेटाइटिस ए वायरस। वो वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है? फूड और वाटर में प्रेजेंट होता है। देन अगर इनकी सीवियरिटी की बात करें कि कितनी ज्यादा कंडीशन की क्या होती है, तो ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, ये एक्यूट होते हैं, इनको ट्रीटेबल किया जा सकता है। ये पहले से इनकी रिकवरी जो होती है वो 100% होती है। अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस ए से सफर कर रहा होगा तो उसकी जो रिकवरी रेट है वो 100% होगी, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में एक्यूट फेज में ही रहता है। देन इसकी अगर वैक्सीन की बात की जाए तो यस, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से कॉज होता है, और उसका जो कॉन्टामिनेशन है या फिर रूट है, स्प्रेडिंग पावर है, वो स्प्रेडिंग पावर ब्लड टू ब्लड होती है। बर्थ दैट मीन्स मदर टू फीटस भी वो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान भी ये वायरस हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंटर कर सकता है। देन अगर सीवियरिटी की बात की जाए तो जो हेपेटाइटिस बी डिजीज है वो हमारी एज क्रोनिक
और एज वेल एज एक्यूट दोनों ही हो सकती है। वो डिपेंड कर सकता है कि पेशेंट की कंडीशन और उसकी इम्यूनिटी कितनी है, या उसको कोई फर्दर इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है, या और कोई डिजीज तो उसके अंदर नहीं है, या वो अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं कर रहा है। उस केस में अगर उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है तो वो स्टेज हमारी क्रोनिक हो सकती है। बट अगर कोई पर्सन बहुत ही हेल्दी है, उसको गलती से कोई गलत ब्लड ट्रांसफर हो गया हो, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसफर हुआ होगा, या बाय बर्थ मदर टू फीटस गया होगा, तो उस चीज को हम रिकवर कर सकते हैं। देन उस केस में हमारा जो हेपेटाइटिस होगा वो एक्यूट कहलाएगा, और इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल होती है। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है। ब्लड टू ब्लड का मतलब है कि एक निडल यूज किया हुआ दूसरे पर्सन को यूज कर दिया जाए, या फिर जो लोग टैटू बनवाते हैं तो जो टैटू बनते हैं वो मल्टीपल सिरिंज अगर यूज चेंज ना की गई हो तो उसी निडल से कई सारे पर्सन को अगर टैटू बना दिया गया हो तो उस केस में हो सकता है। प्लस जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं तो वो सिरिंज, एक सिरिंज कई लोगों में यूज कर दे, डोपिंग के केस में ऐसा हो सकता है, एक इंजेक्शन कई लोगों को यूज कर दिया जाए, तो वो ब्लड टू ब्लड निडल के थ्रू या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल के थ्रू जो ब्लड से कनेक्टेड हो, उस पार्टिकल में हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस प्रेजेंट रहता है। उसमें हेपेटाइटिस सी वायरस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये भी हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। बट इसकी जो वैक्सीन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी। द नेक्स्ट हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो होता है वो ओनली अकर्स विथ हेपेटाइटिस बी। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ हो, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ हो, तब उसको चांसेस है, अगर वो अनट्रीटेड रह जाए, वो अनट्रीटेड रह जाएगा, तो चांसेस हो सकते हैं उसको हेपेटाइटिस डी में कन्वर्ट होने में। दैट मीन्स ऑलरेडी एक वायरस वहां पे प्रेजेंट था, वो वायरस था हेपेटाइटिस बी वायरस। अब वो वायरस अगर ज्यादा दिन तक रह जाएगा तो वहां पर हमारा हेपेटाइटिस डी वायरस भी बन जाएगा। हेपेटाइटिस डी वायरस ये भी बनने लगेगा। ये डिपेंड होता है हमारे बी के ऊपर। देन ये हमारा क्रोनिक है। अब क्रोनिक क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी एक वायरस यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज हेपेटाइटिस डी वायरस। अब यहाँ पर हमें एक वायरस को नहीं ट्रीट करना है, यहाँ पे हमें दो वायरस को ट्रीट करना है। दैट मीन्स हमें जो एंटीबायोटिक्स, जो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाएंगी वो डबल अमाउंट में या फिर हाई अमाउंट में कंसेंट्रेशन में दी जाएंगी, कि वो दोनों वायरस को साथ में किल कर सके। अगर एक वायरस किल हो गया है, दूसरा रिमेनिंग बच गया है, तो भी चांसेस है कि वो इस वायरस को मल्टीप्लेट करता रहे, उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चलता रहेगा। तो ये स्टेज जो होती है हमारी वो क्रोनिक होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, और इसकी भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। बट इस केस में हम हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन भी दे सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ओनली। ये प्रिवेंशन के तौर पे यहाँ पर हम हेपेटाइटिस बी वाली वैक्सीन पेशेंट को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई क्या होता है? वो हमारा वाटर बॉर्न डिजीज है, वो इन प्योर वाटर में ट्रेवल करता है। कौन? इसका वायरस। कौन सा वायरस होता है वो? हेपेटाइटिस ई वायरस। ये हेट्रोवायरस होते हैं सारे के सारे, हेट्रोवायरस हेपेटाइटिस ई वायरस, जो हमारा हेपेटाइटिस ई कॉज कर रहा है, और ये भी हमारा एक्यूट ही होता है। और इसकी वैक्सीन रेयर इसलिए क्योंकि कुछ कंट्रीज में इसकी वैक्सीन डेवलप कर दी गई है, बट अभी भी कुछ कंट्रीज इसकी वैक्सीन को डेवलप कर रही है, डिजाइन कर रही हैं। और एक और बात इसमें कॉमन है कि जो हमारा हेपेटाइटिस ए है और जो हेपेटाइटिस ई है वो मच मोर सिमिलर होते हैं, मच मोर सिमिलर होते हैं। उसी जगह जो हेपेटाइटिस बी है वो हमारा कनेक्शन होता है हेपेटाइटिस डी से, तो सबसे अलग हमारा हेपेटाइटिस सी होता है। आगे अगर इनका हम कंपैरिजन देखें, अभी तो हम लोगों ने बात की थी कि टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, जो फर्स्ट टाइप था हमारा वायरल बॉर्न डिजीज, दैट इज अ वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पर हम उनका एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन देखेंगे कि इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, क्यों ये वायरस एक दूसरे से डिजीज अलग होती है। तो सबसे पहले जो हमारा फीचर है वो रहेगा एजेंट एंड ईयर।
ईयर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि किस ईयर में वो डिजीज या वो वायरस की आइडेंटिफिकेशन हुआ था। जैसे कि कोविड का हम सबको मालूम है कि कोविड 2020 में आया था। लास्टली जो उसका फर्स्ट केस आया था वो 2019 31 ऑफ दिसंबर का था। सो कोविड की भी जो एक जर्नी है, जो एक लाइफ स्पैन है, या उसका जो आइडेंटिफाई ईयर है वो 2019 और 20 है। सिमिलरली जो इसके भी वायरस है उसको किस ईयर में देखा गया था, उसकी केस किस ईयर में सबसे ज्यादा आए थे। तो हेपेटाइटिस ए की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए जो एजेंट होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV। ये HAV जो है वो वायरस का नाम है जो हेपेटाइटिस ए कॉज कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, जो एक कैरियर है। देन इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1973 में हुई थी। सबसे पहला केस जो आया था हेपेटाइटिस ए का वो आया था हमारा 1973 में। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो एजेंट है, जो पॉजिटिव एजेंट है, वो है HBV, दैट इज अ हेपेटाइटिस बी वायरस। और ये डिस्कवर हुआ था 1965 में। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस जो कि रिलेटेड होता है हेपेटाइटिस सी को लिए, और वो डिस्कवर हुआ था हमारा 1989 में। देन नेक्स्ट वन हेपेटाइटिस डी वायरस 1977, एंड लास्ट हेपेटाइटिस ई जो हमारा हुआ था हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए 1980 में। देन नेक्स्ट इनका जीनोम क्या होता है, जीनोम दैट मीन्स उस वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिकॉज वायरस जो होते हैं वो या तो हमारे DNA बेस होते हैं या फिर वो RNA बेस होते हैं, डिपेंड करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड है या फिर वो डबल स्टैंडर्ड है। इन्हीं बिहाफ पे उनका जीनोम होता है। और वायरल जो डिजीजेस होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल होती है क्योर करने के लिए, क्योंकि उनका जीनोम जो होता है वो ह्यूमन जीनोम में जाके मिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से उनका रेप्लिकेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा तेज होता है और स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया एंड फंगस। सो जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसका जो जीनोम होता है वो RNA सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, डबल एस का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड, दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, और साथ ही साथ ये हमारा डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता। DS का फुल फॉर्म होता है डबल स्टैंडर्ड, सो डबल S मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, DS मतलब डबल स्टैंडर्ड, और लीनियर जो उसका स्ट्रक्चर होगा। तो हेपेटाइटिस ए की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए का जो जीनोम होता है वो RNA बेस होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर। जो RNA होगा उसका वो सिर्फ सिंगल स्टैंड होगा, डबल फेज उसमें नहीं होंगे, सिर्फ एक स्टैंडर्ड, वो भी क्या होगा, लीनियर, सीधे फॉर्म में होगा। उसी जगह हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो वो DNA के होते हैं, आइदर भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, वो हमारे दोनों हो सकते हैं, या तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होंगे या फिर डबल स्टैंडर्ड, इस तरह से। ओके, देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी की बात की जाए तो ये RNA होते हैं, सिंगल स्टैंड होते हैं, लीनियर और सर्कुलर दोनों ही हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं, उनका मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर वही होगा। हेपेटाइटिस बी हमारा RNA सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, लाइक सिर्फ सिंगल स्टैंड होगा और सर्कुलर बेस पे होगा। हेपेटाइटिस ई हमारा RNA सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, सिमिलरली हेपेटाइटिस ए की तरह। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए है और ई है ये दोनों ही सिमिलर होते हैं, तो स्ट्रक्चर भी इनका क्या होगा, सिमिलर होगा, ऐसे। देन नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात की जाए, इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स जब वो वायरस फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है और अपने होस्ट को वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो होस्ट की सेल में इंटर करने के बाद
कितने दिन का ड्यूरेशन उसका होता है कि वो अपने रेप्लिकेशन को, प्रोसेस को स्टार्ट कर सके और हमारी सेल्स में वो इंजरी कॉज करके सेल को या ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर सके। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो हेपेटाइटिस ए का होता है वो 15 से 45 दिन का होता है, दैट इज 15 to 45 डेज। फर्स्ट डे जो मतलब जो 0th डे होगा, 0th डे मतलब जिस दिन वो वहां हमारे होस्ट में इंटर किया है वो उसका 0 डे है। उसके बाद से डे 1 से लेकर के डे 45 तक में वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, मल्टीपल वायरस में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारे आरएनए बेस्ड सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर बनाएगा और हमारी लीवर की सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। बिकॉज जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जो भी हमारे हेपाटाइटिस वायरस होते हैं, वो हमारी हेपेटोसाइट सेल को ही इंजर करते हैं, हेपेटोसाइट सेल को ही वो अपना टारगेट बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम है हेपेटाइटिस वायरस, जो हमारी हेपेटोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसीलिए उनको रिप्लिकेशन का अपना टाइम चाहिए होता है, जो कि हमारा 15 से 45 दिन का होता है इन केस ऑफ हेपेटाइटिस ए। अगर उसी जगह हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इनका इंक्यूबेशन 30 से 180 दिन, दैट मीन्स 1 to 3 मंथ, 1 से 3 महीने तक पेशेंट के अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी कॉज नहीं होगा, कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होंगे। बट जैसे ही इनका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इनकी सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही तेज उसे स्प्रेड होने लगती हैं, रेप्लिकेट होने लगती हैं, उसके बाद वो हमारे बॉडी में सिम्टम्स शो करेगा और आइडेंटिफाई होगा ब्लड के थ्रू कि इस पर्सन को हेपेटाइटिस हुआ है। और वो हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी है। दैट मीन्स उसके ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस पेनिट्रेट किया है या इंटर किया है। देन हेपेटाइटिस सी की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस सी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 20 से 90 दिन का होता है, फ्रॉम 20 to 90 डेज। देन उसके बाद नेक्स्ट 30 से 50 दिन का हमारा होता है हेपेटाइटिस डी के लिए, और हेपेटाइटिस ई सेम 15 से 60 दिन का, मतलब 1.5 मंथ से 2 मंथ तक। ये भी 1.5 से लेकर के 3 मंथ, ये ऑलमोस्ट 4 मंथ होगा। ओके, देन मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स कि उस वायरस के ऊपर शील्ड कौन सी है या उसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखाई देता है। ये तो उसका जीनोम था कि उसके जीनोम के न्यूक्लियस में कौन सा डीएनए या आरएनए प्रेजेंट है, उसका मल्टीप्लिकेशन किस फॉर्म में हो रहा है। देन मॉर्फोलॉजी की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो इकोसाहेड्रल नॉन एनवेलप्ड होता है। दैट मीन्स उस वायरस का कोई भी एनवलप नहीं होता है, ऊपर की कोई कोडिंग नहीं होती है, वो इकोसाहेड्रल शेप का विदाउट एनवलप होता है, कोई भी एनवलप उस पे नहीं है। एनवलप ना होने की ही वजह से जो भी हम एंटीवायरल ड्रग अगर लोअर कैटेगरी की भी देंगे जो हमारे आरएनए बेस्ड की वायरस को किल करेंगे, तो वो एंटीवायरल ड्रग हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस को इजीली किल कर सकती हैं, उसके आरएनए तक आसानी से पहुंचकर उसका जीनोम डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। द नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो ये डबल शेल्ड एनवलप होते हैं। दैट मीन्स इनकी जो प्रोटेक्शन होती है, जो अपनी जीनोम को सिक्योर करते हैं, उसमें वो डबल शील्ड एनवलप का यूज करते हैं। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो वायरल ड्रग्स होती हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है, जो डबल शील्ड एनवलप को भी पेनिट्रेट करके उसके जीनोम तक आसानी से पहुंच सके और वहां पर उस डीएनए को जो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर सके या उनमें मिसरीडिंग क्रिएट कर सके। उसके बाद हेपेटाइटिस सी की अगर बात की जाए तो हेपेटाइटिस सी में एनवलप्ड वायरस होता है, इसका जो जीनोम है, आरएनए है, वो एक एनवलप के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। हेपेटाइटिस डी जो कि एनवलप्ड होता है रेप्लिकेशन डिफेक्टिव की वजह से, और हेपेटाइटिस ई सिमिलर हमारे ए की ही तरह है, सो दैट्स वाई ये भी हमारा इकोसाहेड्रल नॉन एनवलप्ड रहते हैं। वायरल के पार्टिकल की साइज की अगर बात की जाए कि इनका साइज कितना होता है, तो जो हमारा हेपेटाइटिस ए है
यहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस वो 27 नैनोमीटर का होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हमारा 42 नैनोमीटर का होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस हमारा 30 से 60 mm का होता है, यहाँ पे 30 to 60 mm। देन हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस वो होता है 35 से लेकर के 37 नैनोमीटर। लास्ट हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है वो 32 से 34 nm का होता है, दैट इज अ नैनोमीटर। ये ऑल ओवर द फीचर्स थे हमारे बैक्टीरिया के जो यूज होते हैं, जो स्टडी के लिए के दौरान देखे गए हैं कि इन सब में डिफरेंस क्या है, इनका जीनोम, इंक्यूबेशन पीरियड, मॉर्फोलॉजी और पार्टिकल साइज। ये हमारा फर्स्ट टाइप था वायरल हेपेटाइटिस का, जो हमारे फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो इसके अलावा भी बहुत से हेपेटाइटिस होती हैं, जैसे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में क्या हो रहा है, लीवर की सेल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है। लीवर की सेल्स किससे बनी होती हैं, जो हेपेटोसाइट सेल होती हैं उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेस की होती हैं। तो जब कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होता है तो लीवर का जो फंक्शन है हमारे, अगर लीवर की बात की जाए तो लीवर का जो फंक्शन है, लीवर का फंक्शन क्या होता है, सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, साथ ही साथ स्टोरेज भी करता है वो एडिपोज टिश्यू वगैरह को, फैटी टिश्यूज को, और जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं इन सबको वो अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है, और जब जरूरत होती है तो वो वहीं से उनको रिलीज करता है। साथ ही साथ बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल का एलिमिनेशन। ऐसे तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट कुछ मोटे मोटे मेन फंक्शन जो होते हैं वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, स्टोरेज में और टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज करने में इनका काम होता है। तो जब अल्कोहल मॉलिक्यूल आ रहा है, सपोज वो अल्कोहल का बेसिक फॉर्मूला CH2, जब भी कोई अल्कोहलिक मॉलिक्यूल आएगा, उस इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल उसमें लीवर उसमें कई सारे एंजाइम्स रिलीज करेगा, जैसे कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, साथ ही साथ एसिटल्डिहाइड को फिर वो कन्वर्ट करेगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, और एसिटिक एसिड के बाद वो बॉडी से हमारे रिमूव कर देगा। तो जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा तो लीवर का एक काम, जो लीवर का एक फंक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स का रिलीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लगेंगे। तो लीवर की सेल्स क्या होंगी, धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी, और साथ ही साथ जो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल भी हमारी सेल्स को पे इंजरी करेगा, सेल इंजरी के दौरान वो वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज करने लगेगा। तो इस वजह से वो हमारी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाती है। ये इस केस में होता है जब कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा टू मच अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, एक नॉर्मल लिमिट से भी ज्यादा। उस केस में ये चांसेस होते हैं कि जो लीवर है उसमें लीवर सिरोसिस हो सके, लीवर कैंसर हो जाए या फिर हेपेटाइटिस हो जाए। तो वो हमारे हेपेटाइटिस A B C D E के अलावा दूसरी हेपेटाइटिस होती है जो अल्कोहलिक इंड्यूस हेपेटाइटिस होती है, जो मोर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से हो रही है, बिकॉज लीवर में जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है अल्कोहल का, उसका काम बढ़ने की वजह से उसको एनर्जी और ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और हमारे ब्लड में हर एक चीज सफिशिएंट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जब लीवर का फंक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बढ़ने लगेंगी, फ्री रेडिकल्स का भी फॉर्मेशन होने लगेगा, और साथ ही साथ हमारी सेल की इंजरी भी होने लगेगी। तो इन सभी कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए हमारी लीवर की जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगेंगी, और लास्ट में जाके हमारा वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डैमेज हो जाएंगे जब वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट होती है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। तो अभी जैसा कि बात किया गया कि लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम डाइजेशन के अलावा मेटाबॉलिज्म का भी होता है। तो जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं, जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 फेज में होता है। एक होती है हमारी फेज 1 एलिमिनेशन, और दूसरी होती है फेज 2।
तो जितनी भी ड्रग्स होती हैं 100% ऑफ ड्रग जो है रही हैं वो हमारे फेज 1 के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं, बट 90% ड्रग ऐसी 10% ड्रग ऐसी होती है जो फेज 1 के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो पाती, तो वो फिर चली जाती हैं फिर फेज 2 में। तो 90% हमारी जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, वो फेज 1 के थ्रू एलिमिनेट होके वहां से बाहर चली गई, बट जब दोबारा वो लीवर में आती है तब वो हमारी फेज 2 की रिएक्शंस कहलाती है, और उस केस में लीवर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उसका जो वर्कलोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ जितनी भी इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं, एक्टिव होने के साथ साथ उनको एनर्जी, ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड उतनी ही बनाए रखना पड़ेगा। तो जब कोई भी इंसान है या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम ही है, मोबाइल फोन ही है, लैपटॉप है, अगर उसका स्टोरेज कम है, उसकी जीबी कम है, बट फिर भी हमने उसमें डेटा सेव कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो क्या होने लगेगा, हैंग होने लगेगा। वो अपना काम, अपना स्टोरेज प्रॉपर ना होने की वजह से वो दूसरे एप्स जो होंगे, दूसरी एप्लीकेशन होंगी, उनमें भी वो जाके हैम्पर्ड करेगा। जैसे अगर हमारे गैलरी में बहुत ही ज्यादा फोटो सेफ हैं, पर अगर हमने अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलना चाह रहे हैं तो वो जो मोबाइल की प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो होगी, जिसकी वजह से वो ऐप थोड़ी देर से खुलेगा या थोड़ा सा स्लो चलेगा। तो उसके ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके स्टोरेज को बढ़ाना पड़ेगा या फिर अपने स्टोर डेटा में से कुछ डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होती है। जो हमारी लीवर की सेल हैं, जो हिपाटोसाइट सेल्स हैं, वो तो कांस्टेंट है, बिकॉज लीवर का जो शेप है, लीवर का शेप और साइज, ये दोनों क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड है। अब जब शेप और साइज फिक्स है तो हम वहां से चीजों को बढ़ा तो नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते, तो जो चीजें हमने उसमें सेव करके रखी है उसी में से हमें वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूविंग की वजह से वहां से कुछ सेल्स भी क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में भी यही होता है, जब फेज 1 और फेज 2 में डायरेक्टली बार बार हमारे ड्रग मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं, बार बार मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी लीवर सेल्स हैम्पर्ड होती हैं, सेल में इंजरी होती है, और उस इंजरी की वजह से हमारा ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो जाता है। दैट मीन्स ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो हमारी ड्रग्स की वजह से, मेडिसिन लेने की वजह से हुई है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, स्पेशली जो हमारी ओवर द काउंटर ड्रग होती है, दैट इज अ ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन जो ओवर द काउंटर, जो आप कभी भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा पैरासीटामोल हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं। एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जिनको ज्यादा इंटेक करने से हमारी लीवर्स की सेल में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट होती है हमारी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो सेम ही है हमारी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून दैट मीन्स कि बॉडी में हमारे कुछ ऐसी एंटीजेंस बनने लगे या एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी टुवर्ड्स हेपेटिक सेल्स, टुवर्ड्स हेपेटिक सेल्स। ऐसी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है जो हमारी ये लीवर सेल्स को आतंकवादी या फिर दुश्मन समझने लगती हैं। जैसे कभी होता है ना, घर का भेदी दुश्मन ढाए, तो वही बात हो गई यहाँ पे। ये लीवर ही है, हमारी ही बॉडी की सेल है, इस पे हमें अटैक नहीं करना है, बट फिर भी हमारी जो एंटीबॉडीज होती है, समटाइम ऑटो इम्यून डिफिशियंसी की वजह से, डिजीज की वजह से, ये सेल लीवर की सेल्स को अपना टारगेट बना लेती हैं। आपसी दुश्मनी की वजह से घर वाले ही पिस जाते हैं। तो सेम वही बात हमारे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हुई है कि पर्सन तो एकदम बाहर से फिट था, उसने कुछ भी नहीं किया, ना तो अल्कोहल कंजप्शन किया, ना फैटी फूड खाया, ना बहुत ही ज्यादा मेडिसिन लिया, बट फिर भी उसको हेपेटाइटिस हो गया, बिकॉज ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंस की वजह से। उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, वो एंटीबॉडीज जाके टारगेट करेंगी हेपेटिक सेल्स को। हेपेटिक सेल में जब इंजरी होगी तो वहां पे कॉज होगा हमारा इन्फ्लामेशन, और वो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा हेपेटाइटिस। आइटिस दैट मीन्स इन्फ्लामेशन, हेपा दैट मीन्स लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन इज हेपेटाइटिस। वो क्यों हुआ, एंटीबॉडीज के बनने की वजह से। एंटीबॉडीज क्यों बनी, बिकॉज ऑफ
ऑटो इम्यून डिफिशियंसी, किसी भी ऑटो इम्यून के एक्टिव हो जाने की वजह से वहां पर लीवर सेल अब टारगेट में आ गई हैं और वो डिजीज हमारी कहलाएगी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। सिमिलरली इस्चेमिक हेपेटाइटिस एक होता है। अब इस्चेमिक हेपेटाइटिस क्या है? इस्चीमिया हमने पढ़ा है, इस्चीमिया के बारे में हम ये बात जानते हैं कि इस्चीमिया का मतलब होता है ब्रेकडाउन या ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में जब ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है, तो जो आगे वाला नेक्स्ट ऑर्गन होगा वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिस्ट्रॉय होने लगेगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड एंड न्यूट्रिशन। तो उस केस में अगर लीवर की जो सेल है, लीवर की जो ब्लड वेसल्स हैं, इलियक ब्लड वेसल्स में जब हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा तो उस ब्लॉकेज का जो रिजल्ट आएगा हमें देखने को मिलेगा वो होगा इस्चेमिक हेपेटाइटिस। क्योंकि ओवरऑल तो लीवर डैमेज हुआ, लीवर में इन्फ्लेमेशन हुई, हमने ये डायग्नोस किया कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। बट ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हेपेटाइटिस क्यों हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हम हेपेटाइटिस में डायरेक्टली एंटीवायरल ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि वो वायरल इंड्यूस है ही नहीं, या अल्कोहलिक इंड्यूस अगर वो है ही नहीं तो हम उस पर्सन को अल्कोहल कंज्यूम करने से रोक नहीं सकते क्योंकि वो अल्कोहल की वजह से हुआ ही नहीं है। क्यों हुआ है? बिकॉज ब्लॉकेज, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है हमारी लीवर की सेल्स के जस्ट पहले, रुकावट पहले आई है, इसीलिए बाधा जो आई है वो अपने नेक्स्ट ऑर्गन में आई है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो हेपेटाइटिस है वो किस रीजन की वजह से, किस ईटियोलॉजी की वजह से हुआ है। देन नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस सेम इस्चेमिक, बट यहाँ पर हम फैट की भी बात कर सकते हैं। जब बहुत ही ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे लीवर में, क्योंकि लीवर का एक और काम होता है स्टोरेज, वो हमारे फैटी मॉलिक्यूल को स्टोर भी करता है जब उसकी कहीं भी जरूरत नहीं होती है या और कहीं जो डिमांड ना हो, उस केस में लीवर अपने आप में ही एक स्टोरिंग कैपेसिटी बना लेता है और फैटी मॉलिक्यूल को वो स्टोर करता है। उस केस में भी देखा जाता है कभी कभी लीवर्स की सेल्स में इन्फ्लामेशन होने लगती है। तो हर एक हेपेटाइटिस सीवियर नहीं होता है। हेपेटाइटिस वही रिस्की होते हैं जो उनकी कंडीशन पे राइज हो रहे हैं, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो वहां से फैट को हटा के उस लीवर की सेल को वापस ट्रीट कर सकते हैं। स्टिमिक है तो वहां से ब्लॉकेज को हटा के अपनी सेल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। ऑटो इम्यून है तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अल्कोहलिक है तो उसके लिए अलग मैनेजमेंट है। ड्रग इंड्यूस है तो उसका मैनेजमेंट अलग है। और अगर वो वायरल है तो उसके लिए हमारे पास अलग मैनेजमेंट है। तो जिस टाइप का हेपेटाइटिस है, जिस टाइप की इन्फ्लामेशन हुई है लीवर में, उसी से एसोसिएटेड मेडिसिन, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट किया जाता है। अब वो कैसे हमें पता चलता है कि किस वजह से हुआ है वो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पर पहले एक एक बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की, शुरू से फिर से शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये बात हमें याद रखनी है, कंटामिनेटेड किससे हो रहा है? वो फूड और वाटर से हो रहा है। दैट मीन्स इसकी जो स्प्रेडिंग पावर है, स्प्रेडिंग रूट है वो है फीको ओरल रूट या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इट कॉज एक्यूट लीवर इन्फेक्शन, लीवर में हल्का से इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से माइल्ड इन्फ्लामेशन होगी जो कंप्लीटली ट्रीटेबल और सेल्फ लिमिटिंग होती है। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो ही नहीं सकती है। इसके जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो होगा फैटीग, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस, ये सब चीजें हैं। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी की अगर बात की जाए तो ये ब्लड बॉर्न डिजीज होती है। ये कैन गेट ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, शेयरिंग निडल्स और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर न्यूबॉर्न। क्योंकि ये जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर बेबी के ब्लड में भी पेनिट्रेट कर सकता है। इट कैन कॉज सीवियर लीवर इन्फेक्शन। इसमें भी हमारे कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते, फैटीग, जॉन्डिस, जॉइंट पेन और डार्क यूरिन। यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाएगा क्योंकि लीवर का काम है मेटाबोलाइट करना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन करना जो स्टूल के कलर को डिफाइन करते हैं। उसी जगह अमोनिया का भी ये ट्रांसफर करता है
कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में। बट इन केस अगर अमोनिया का कंसेंट्रेशन ज्यादा होने लगेगा तो वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगी, जिसका वजह से उसका कलर डार्क हो जाएगा। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस सी की अगर बात की जाए तो दिस कंडीशन इज प्राइमरी स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से कॉमनली शेयरिंग निडल। इट कैन कॉज क्रोनिक लीवर डिजीज, ये क्रोनिक हो सकता है, और ये अगर अनट्रीटेड रह गया तो इट विल लीड टू लीवर सिरोसिस एंड लीवर कैंसर एज वेल। अब यहाँ पे देखिए सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी चीजें भी हो रही हैं। Many people with hepatitis C may not experience symptoms for year. उनको कोई सिम्टम्स नजर ही नहीं आते हैं कई कई सालों तक, और उसी का नतीजा होता है कि लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस डी की अगर बात की जाए तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है दैट अकर ओनली इन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। अगर उनको हेपेटाइटिस बी है उसी केस में हेपेटाइटिस डी होने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता है। इट इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और सेक्सुअल इंटर कॉन्टैक्ट। हेपेटाइटिस डी कैन कॉज मोर सीवियर लीवर डैमेज देन हेपेटाइटिस बी अलोन। अब जाहिर सी बात है अगर कोई एक दुश्मन है किसी का तो एक से एक निपट लेगा, बट उसकी जगह अगर दो आ गए हैं और लड़ने वाला सिर्फ एक पर्सन है तो जो दो हैं वो एक पे भारी ही पड़ेंगे। अगर सिर्फ दो लोगों को एक साथ लड़ना है तो उनमें से टकरार हो सकती है कि जीतने की संभावना 50-50 रहती है, बट दूसरी पार्टी में अगर दो लोग हो गए हैं उससे ज्यादा हो गए हैं तो ऑब्वियसली जो चांसेस होते हैं जीतने के वो नंबर ऑफ पीपल जिधर ज्यादा होंगे उधर ही तय रहता है। तो सेम यहाँ भी है। अब यहाँ पे दो वायरस है, हेपेटाइटिस बी भी है और हेपेटाइटिस डी भी है, और पर्सन कौन है, सिंगल पर्सन है, इस वजह से ये ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई, जो हमारा लास्ट वायरस बॉर्न डिजीज है, ये सिमिलरली होता है हमारे हेपेटाइटिस ए के थ्रू। हेपेटाइटिस ई और ए जो होते हैं वो सेम होते हैं, ये भी ट्रांसमिटेड होता है कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से, एंड मोर कॉमन इन एरिया विद इनएडिक्वेट सैनिटेशन, जहाँ पे बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी का माहौल ज्यादा रहता है, या फिर बहुत बैकवर्ड जैसे लोग रहते हैं जहाँ पे साफ सफाई चीजें नहीं है, वायरल चीजें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, वहां पे ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। यूजुअली ये भी हमारा सेल्फ लिमिटिंग ही होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड ये अपने आप को नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लीवर हेपेटाइटिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये हमारा एक हेल्दी लीवर है, अगर वो एक्यूट फेज में गया है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, बट अगर वो क्रोनिक फेज में है तो वहां पे चांसेस होते हैं लीवर सिरोसिस की एंड लीवर कैंसर की। तो एक्यूट फेज हमारी एक तरह से कंप्लीटली सेफ फेज होती है, सेफ होने के साथ साथ ये रिकवर्ड हो जाती है और ट्रीटेबल हो जाती है, बट क्रोनिक में सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट कॉज एंड रिस्क फैक्टर, की हेपेटाइटिस किस तरह से कॉज हो सकता है, वायरस के थ्रू कॉज हो सकता है, उसके बाद कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट, इंजेक्टेड ड्रग यूज और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ये सारे मेन फैक्टर्स होते हैं जो हेपेटाइटिस को कॉज करते हैं, और इनका रिस्क फैक्टर भी ऐसे ही होता है। देन यहाँ पे ये पैथोजेनेसिस को अगर हम समझें तो नॉर्मल ये हमारी सेल है, हेपेटोसाइट सेल्स है, सेल का ये इनर रीजन है और ये आउटर है। ये कौन सी सेल है हमारी, हेपेटोसाइट। अब हेपेटोसाइट में क्या हो रहा है, जब भी कोई फूड या वाटर कनेक्टेड है, कांटेक्ट है, या ब्लड टू ब्लड है, किसी भी रीजन से हमारा वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, वो हमारे ब्लड में ट्रेवल कर रहा है और अपने होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसका होस्ट कौन है। तो जो वायरस है वो जब लीवर सेल्स के पास पहुंचेगा ब्लड के थ्रू,
तो वहां पर वो ये देखेगा कि जो हेपाटोसाइट सेल है ये एक अच्छी सेल है, अच्छा टारगेट है अपने आप को रेप्लिकेट करने का और बाकी ऑर्गन से छुप के रहने के लिए। तो जो वायरस रहेगा वो सबसे पहले हमारे हेपाटोसाइट्स के अंदर आएगा इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज में आने के बाद वो क्या करेगा, अपनी अनकोटिंग, मतलब अपनी अनकोट करेगा और अपना जो जीनोम है उस जीनोम को हेपाटोसाइट्स के न्यूक्लियस के अंदर छोड़ देगा। तो ये हमारे हेपाटोसाइट्स का न्यूक्लियस है। ठीक, अब जब ये अनकोट हो चुका है और ये हमारे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए मान लीजिए है, तो जब ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और ह्यूमन जीनोम, ये क्या है, ये ह्यूमन जीनोम है, और यहाँ पर आके हमारा सर्कुलर जो डीएनए है यहाँ पे इसके थ्रू ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान वो अपने आरएनए को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेगा, अपने आरएनए ज्यादा बनाएगा। अपने आरएनए ज्यादा बनने की वजह से जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो जो वायरस बनेंगे वो दूसरे वायरस बनेंगे एज कंपेयर टू हेपाटोसाइट्स की सेल्स कम बनने लगेंगी, जो उनका डीएनए परसेंटेज है वो कम होता जाएगा, वायरस का डीएनए ज्यादा होता जाएगा, जो जीनोम है नंबर ऑफ जीनोम ज्यादा होंगे। उसी के अगेंस्ट में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ एंटीजेंस भी रिलीज होंगी उस एंटीबॉडी को किल करने के लिए, बट वहां पे प्रोसेस स्लो हो जाएगी, इम्यून सिस्टम सप्रेस होने की वजह से इनकैप्सुलेशन होगा और फिर से ये एंटीजन यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो एक एनवलप के अंदर फिर से प्रोटेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद वो असेंबली करेंगे अपनी और बॉडी हेपाटोसाइट सेल से बाहर निकल जाएंगे। तो इसी तरह ये अपने नंबर्स ऑफ सेल को बढ़ाते रहेंगे लार्ज एंड लार्ज अमाउंट में, और धीरे धीरे जितनी भी हेपाटोसाइट सेल्स होंगी वो उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इस हेपाटोसाइट सेल्स की जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो ये डिस्ट्रॉय होके अपने न्यूक्लियस से दूसरी सेल का फॉर्मेशन करती। नॉर्मली जो मियोसिस की प्रोसेस चलती है उसके दौरान वन मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती, बट अब ये हेपाटोसाइट सेल का जीनोम डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो कंप्लीटली इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इसकी वजह से इस मदर सेल की वजह से जो डॉटर सेल्स बनेंगी, इस 2n से जो n बनेंगे, n सेल्स बनेंगी, वो कैसी बनेंगी, इन्फेक्टेड बनेंगी। दैट मीन्स उसमें जो आरएनए होगा वो वायरल आरएनए होगा, जो जीनोम होगा वो वायरल जीनोम होगा। तो जो नई सेल्स बनेंगी वो हमारे वायरल की बनेंगी, जिसकी वजह से हेपाटोसाइट सेल धीरे धीरे कम होती जाएगी और वहां पे इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, बिकॉज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहां पे कंप्लीटली चलती जाएंगी। तो ये पूरी फिजियोलॉजी चलती है हमारे हेपाटोसाइट्स के अंदर। देन नेक्स्ट सिम्टम्स, कैसे कैसे सिम्टम्स शो होते हैं ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। तो पहली बात, जो भी जितनी भी टाइप की हेपेटाइटिस है उन सभी के सिम्टम्स कॉमन होते हैं, बिकॉज ओवरऑल जो अल्टीमेटली कॉज हो रहा है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो रहा है। रीजन कुछ भी हो बट जो सिम्टम होंगे वो कॉमन होंगे। तो फर्स्ट फीचर होता है इसका फैटीग। फैटीग दैट मीन्स थकान लगना, क्योंकि अब लीवर का काम जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब वो बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं कर पाएगा तो उस वजह से इस पर्सन को थकान महसूस होगी। साथ ही नोजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमिनल पेन क्योंकि हमारी हेपाटोसाइट सेल्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं, इन्फ्लेमेशन जब रिलीज हो रहा है तो केमिकल मीडिएटर्स के थ्रू पेन सिग्नल्स भी जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। और लीवर की जो पोजीशन होती है वो भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड होता है, अपर रीजन में जस्ट बिलो द थोरैसिक कैविटी। देन डार्क यूरिन, फिर उसके बाद जॉन्डिस, दैट मीन्स येलोइंग ऑफ स्किन एंड आई। जॉन्डिस क्यों हो जाता है लीवर के केस में, जब लीवर इंजरी हो रही है, तो जो लीवर से हमारा बिलीरुबिन और साथ ही बिलीवर्डिन, ये 2 तरह के केमिकल कंपाउंड रिलीज होते हैं जिनको लीवर मेटाबोलाइट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। बट जब हमारी हेपाटोसाइट सेल्स डैमेज हो चुकी हैं तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इनका कन्वर्जन ना होने की वजह से ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पहुंच जाते हैं हमारे ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद वो हमारी स्किन और आई में स्टोर होने लगते हैं धीरे धीरे।
तो जिनकी वजह से जो आई का कलर है नीचे की साइड में वो येलोइश हो जाती है, ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन और लेवल ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। साथ ही ये हमारी स्किन में भी देखने को मिलता है, जब हम स्किन को प्रेस करेंगे तो वो रेड ना होकर के येलो हो जाती है। नेल्स भी जो होते हैं वो येलोइश कलर के होने लगते हैं, बिकॉज वहां पर भी हमारा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो वो केस होता है हमारा जॉन्डिस का, जो एक सिम्टम होता है हेपाटोसाइट सेल के डिस्ट्रॉय होने में। देन ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन ऐसे हो रहा है क्योंकि जब हमारी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा, यूरिक एसिड। और जब यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा तो वो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होता रहेगा। जॉइंट्स में डिपॉजिट होने की वजह से वहां पे जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है और साथ ही साथ जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और मोड़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम फेस करने की वजह से वहां पे पेन होने लगेगा, जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हुआ है। और ये यूरिक एसिड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी जो हेपाटोसाइट सेल्स हैं उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंप्लीटली नहीं हो पा रही है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ऐसे होगी कि जो हमारी बॉडी में अमोनिया बन रहा है उस अमोनिया को लीवर जो है मेटाबोलाइट करके यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। बट जब इसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है और अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है तो वो जब ब्रेन में पहुंचती है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, उसको कोई भी चीज इजीली समझ में नहीं आएगी क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, अब एपेटाइट इसलिए भी कम हो जाएगी क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जो फूड ऑलरेडी हमने इनटेक किया है वही अभी तक स्टमक और इंटेस्टाइन में है, इम्प्टी ना होने की वजह से भूख भी नहीं लगेगी और प्लस ब्रेन से सिग्नल्स भी जनरेट नहीं होंगे। एंड लास्ट, क्ले कलर बॉवेल मूवमेंट। क्ले कलर का बॉवेल मूवमेंट, स्टूल जो पास होगा वो क्लेइश कलर का होगा, बिकॉज उसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्मिक प्रॉपर्टी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो अमोनिया और बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारे मेनली सिम्टम्स होते हैं हमारे हेपेटाइटिस के केस में। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, किस तरह से हम उसको डिटेक्ट करते हैं और डायग्नोस करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और इमेजिंग टेक्निक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हेपेटाइटिस किस टाइप का है, किस वेराइटी का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड टेस्ट करते हैं वो कॉमनली होता है जिसमें हम बेसिकली एंजाइम्स को डायग्नोज करते हैं। ALT दैट मीन्स एलानिन ट्रांसमिनेज, ये ट्रांसमिनेज एक एंजाइम है। एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज, ये भी एक एंजाइम है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं, जो इंडिकेट करता है लीवर इन्फ्लामेशन और लीवर के डैमेज होने की चांसेस को। स्पेसिफिक वायरल मार्कर्स और एंटीबॉडी टेस्ट भी यूज किए जाते हैं कि वो वायरल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस तो नहीं है। देन लीवर फंक्शन टेस्ट में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है जो लीवर्स का ओवरऑल हेल्थ एंड एबिलिटी को परफॉर्म करती है इनिशियल फंक्शन के रूप में। इमेजिंग टेक्निक्स में इन सम केसेस इमेजिंग टेक्निक लाइक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI may be used to access liver structure and identify any abnormalities. स्ट्रक्चर अगर सेम है, सही रहेगा, तो वहां पे अगर इन्फ्लामेशन हुई है तो उसके स्ट्रक्चर के मॉर्फोलॉजी में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस केस में हम इमेजिन टेक्निक का भी यूज करते हैं हेपेटाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन नेक्स्ट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो वैरी करता है, वो डिपेंड होता है कि किस टाइप का हेपेटाइटिस पर्सन को हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट चलता है। तो एंटीवायरल मेडिसिन हम देते हैं जब वो वायरल इनिशिएट या वायरल इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है। इम्यूनाइजेशन करते हैं अगर वो ऑटो इम्यून की वजह से हुआ हो या और भी कोई रीजन हुए हो। सपोर्टिव केयर साथ ही साथ जरूरी होती है जो सिम्टम्स को रिलीव करती है अदर सिम्टम्स को लेने की वजह से।
जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, हाइड्रेट रखे बॉडी को, और अवॉइड हेपाटोटॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ऑलरेडी लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसका फंक्शन वैसे भी स्लो हो चुका है, तो और कोई दिक्कत ना आए तो हेपाटोटॉक्सिक सब्सटेंस को हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए। सेल्फ मेकिंग, बिकॉज उसमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। हेल्दी लीवर के लिए हेल्दी फूड, और बहुत ज़्यादा फूड भी नहीं खाना है कि लीवर का डाइजेशन में ही सारा ध्यान लगा रहे। कम कम खाना है, ज़्यादा इंटरवल पे खाते रहना है। एक साथ बल्क में फूड हमें नहीं इनटेक करना है। साथ ही ऐसा भी कोई फूड नहीं लेना है जिसके डाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता हो। ऐसा फूड हम चॉइस करेंगे जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाए। हेल्दी डाइट रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अवॉइडिंग अल्कोहल एंड इलाइट ड्रग्स, कोई भी ऐसी ड्रग्स नहीं लेनी है जो जिसकी वजह से लीवर का फंक्शन रिड्यूस हो सके और लीवर हमारा जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। सो इट इज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।